कि आप सम्मान के साथ अपनी आजीविका पाते हुए अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए कुछ कर पाते हैं, तो यही आपका एक सफल जीवन है। एक रूपी, एक मुखी लोकतंत्र या एक मुखी जनतंत्र या एक मुखी चुनावी माहौल होता जा रहा है। तो ये हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। और आप इसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, अगर आप इसके पक्ष के भी लोग हैं तो भी ये याद रखिए कि लोकतंत्र के लिए घातक है। आपने प्लान बी रखा था अपना जब आप यूपीएससी तैयारी कर रहे थे? सबसे मजे की बात है कि प्लान बी वो हमें सोचना है। आजकल क्या हो रहा है कि प्लान बी आप जब कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले दिन टीचर बताने लगता है कि अगर IAS नहीं हुआ तो प्लान बी रखना है, पटवारी का एग्ज़ाम दे देना है, ग्राम सेवक हो जाना है, रोजगार सेवक हो जाना है। उसमें भी ध्यान रखिए, जिद मत करिए कि बरहूँ शंभु न तरहूँ कुमारी, शादी करूँगी तो शंकर भगवान से, नहीं तो कुमारी रह जाऊँगी। ये पार्वती का संकल्प मत लीजिए, आप व्यवहारिक बनिए। ये एक अजीब बात है कि भाई आपने फीस ले लिया 2.5 लाख प्लान ए का, ज्ञान दे रहे हैं प्लान बी पर। एक नंबर का जो झूठ चल रहा है बाजार में कि ये लोग सोशल मीडिया में नए लड़के अंग्रेजी मिलावट हिंदी लिखते हैं। वापस से अगर आप यूपीएससी वाले दिनों को देखते हैं तो क्या आपके दिमाग में ख्याल आता है? सीसेट का आंदोलन शुरू हुआ है ना, उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमको अपने जमात यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों की कहानी लिखनी चाहिए। तो जब कहानी लिखनी चाहिए तो पता चला ये तो एक पेशा भी है, लेखक होना। ये तो भाई एक प्रोफेशन है। फिर वहाँ से एक प्लान बन गया। तो वो अचानक से आया, इसके लिए कोई पहले से कोई माप तौल के कोई हिसाब लगा के बैठे नहीं थे। आपने ये किताब 9 दिनों में लिखी। सबके अंदर जिज्ञासा रहती है, सबके अंदर होड़ लग गई कि कोई भी लेखक, जानने की भी जिज्ञासा रहती है कोई भी लेखक 9 दिनों में किताब कैसे लिख सकता है। वहाँ पर जाके कोचिंग में फंस जाएंगे या निकल जाएंगे, या ये अच्छा कोचिंग है या वो खराब कोचिंग है। ये अगर आपको जिस दिन फिल्म बताने लगेगा, आप ये सब परीक्षा उरीक्षा तैयारी मत कीजिए, फिर फिल्म निर्माण ही कीजिए, है ना। एक बात है कि हिंदी के दुनिया में युवाओं को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। उसको तोड़ने के लिए पढ़ाना चाहिए। पहली बात कि नए लेखकों के पास कथानक नहीं है। आज के दिन में क्या है जो आपको लेखक बने रहने के लिए मोटिवेट करता है? आज के टाइम में छपना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर बहुत छपने का हुलिया रहा है मन, जितने छप ही जाए। देखते हैं, अगर आप साहित्य का फैजल खां बनना, नहीं हमारे बाबा बोलते थे मैं लिखूंगा, फिर पापा भी नहीं लिख पाए, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, छपेगा रे तेरा फैजल। तो अगर आपको साहित्य का फैजल खां बनना है, सबका छपेगा रे, तेरा भी 4 पेज, पापा तेरा भी, दादा का भी 4 पेज, नाना का भी लगाएगा इसमें रे 4 पेज और छप जाएगा। भैया 25, 30, 40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया लिख जाइए, कहीं भी छप जाइए। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग परिचर्चाओं के बाद हमने राजनीति की बातें करी, हमने फिल्मों की बातें की, हमने साहित्य की बातें की, लेकिन आज हम जिससे बातचीत करने वाले हैं उन्होंने जो हिंदी का पाठक वर्ग है, लोग बोलते थे कि हिंदी के पाठक नहीं बचे हैं, हिंदी की लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने जो ये परिभाषा थी उसको बदल दिया है। उनकी किताब हम सब ने पढ़ी होगी, उनकी कहानी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमने सुनी होगी। आज हमारे साथ है नीलोत्पल मृणाल सर, बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर। सर हम पढ़ते रहते हैं, अलग अलग हमारी बात जैसे होती रहती है। कभी मैं आपको एक कवि के रूप में देखता हूँ, कभी एक लेखक के रूप में देखता हूँ, कभी एक आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, कभी आप अनशन पे बैठे होते हैं, कभी आप लोगों की आवाज़ उठा रहे होते हैं। अगर आपको नीलोत्पल मृणाल को डिफाइन करना हो, किसी को बायो बताना हो अपना, तो वो क्या होगा? क्या है नीलोत्पल मृणाल? नीलोत्पल मृणाल एक ऐसा साधारण आदमी है जो कुछ काम अपनी रुचि का करता है और कुछ काम अपनी ज़रूरत का करता है और कुछ काम जो है कि वो इसलिए करता है क्योंकि वही हमें आता है ना। तो लिखना हमें आता है, मैं लिखता हूँ। एक नागरिक के लिए ज़रूरी है कि आपको जो चीज़ें दिखें अपने सिस्टम के आसपास की, जिसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, और जो समस्याएं हैं उसके लिए समाधान के लिए बोलना चाहिए। तो वो ज़रूरत है एक नागरिक की, उस तौर पे करता हूँ। और कुछ चीज़ें अपनी रुचि का करता हूँ, जैसे कि कविता है ना। और कविता के साथ साथ लिखना भी वो रुचि का भी मामला है, वो मतलब तो वो मैं करता हूँ, वो मुझे आता है और मेरी रुचि भी है उसमें, तो इसलिए वो करता हूँ। बाकी एक साधारण सा आदमी हूँ। हम सब कुछ न कुछ करके उस सब में प्रयास कर रहे हैं कुछ बेहतर कर पाए। मैं भी बस वही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। आपको, चूँकि आपकी जो पहली किताब है उसके मतलब उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जिस टॉपिक को लेके वो किताब लिखी गई है, क्योंकि आपने वो दिन जिए हैं, वो ज़िंदगी जी है। वापस से अगर आप यूपीएससी वाले दिनों को देखते हैं तो क्या आपके दिमाग में ख्याल आता है? क्या लगता है, क्या था वो? कुछ नहीं, कुछ लोगों का ये ऐसा सवाल हो सकता है कि
आप अपनी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूपीएससी नहीं होने का अफसोस रहा हो? ऐसा ये सामान्य सा एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति के साथ पूछा जाता है जो कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसको छोड़ के अब कुछ जीवन में कुछ भी कर रहा हो, छोटा बड़ा कुछ भी कर रहा हो, उससे ये बात पूछते हैं लोग। बड़ा प्रश्न सुनकर रोमांचित जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसी तरह से तैयारी करके वहाँ से निकल आया जैसे कोई आदमी 9वीं 10वीं से पढ़ते हुए निकल आता है या ग्रेजुएशन से पढ़ने के बाद कॉलेज से निकल आता है, वैसे हम लोग भी अपनी तैयारी करके वहाँ से निकल आए हैं। मुखर्जी नगर की जहाँ तक बात है कि मुखर्जी नगर कैसे बदला है, ये आप एक सवाल पूछ सकते हैं। तो वो इस तरह से ज़रूर बदला है कि हिंदी माध्यम अब मुखर्जी नगर से परिणाम जो है वो नहीं दे पा रहा है। मुखर्जी नगर जो परिणाम पहले देता था, पहले हम प्रीलिम्स के रिजल्ट के आसपास जब खड़े हों बत्रा पे तो पता चले कि भाई मिठाइयों की दुकान पर हुजूम लगा है क्योंकि लड़के पीटी कर रहे हैं, लड़कियां पीटी कर रही हैं। मेंस के रिजल्ट आने के बाद जो है कि जिसने साल भर से चीनी नहीं खाया है वो उस दिन किलो भर मिठाई खा लेगा क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। फाइनल सिलेक्शन है, पता आपको चल रहा है, आप चाय पी रहे हैं, बगल में आपका ऊपर वाले फ्लोर का लड़का आईएएस हो गया। ये होता था और यही माहौल आपको मोटिवेट करता था। इसलिए हम मुखर्जी नगर तैयारी करने आते थे। इसलिए नहीं करने आते थे कि मुखर्जी नगर का वास्तुशास्त्र जो है वो यूपीएससी की परीक्षा के लिए बड़ा ही एकदम जो कि हिसाब से सही बैठता है कि अगर आप मुखर्जी नगर ऐसे अक्ष पर ऐसे केंद्र में है जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो चारों दिशाओं से आशीर्वाद बरसेगा और आप आईएएस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मुखर्जी नगर में ये माहौल मिल जाता था। आज के दिन में वो माहौल वहाँ नहीं है, वो बंजर जगह है रिजल्ट के हिसाब से। अच्छा, चूँकि एक अच्छा अनुभव हो गया है आपको, आज के दिन यूपीएससी में आपने यूपीएससी की तैयारी की, उसके बाद आपने किताब लिखी, इतने अनुभव के बाद में अगर सफलता और असफलता की आपको परिभाषा डिफाइन करनी हो अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, है ना, क्या होगी वो? सम्मान के साथ 4 रोटी, बढ़िया 3 सब्जी, 1 दाल अलग से, घी लगा लीजिए रोटी में, इज्जत के साथ 3 टाइम मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनिए और समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, थोड़ी बहुत आपको पहचान मिले, आपके माता पिता आपसे खुश हों, आप अपने दोस्त, अपने माता पिता, अपने घर वालों के लिए थोड़ा बहुत जो भी आपसे हो सके वो कर पाएँ, यही आपकी सफलता है आपके जीवन का। इसके अलावा अगर आप बहुत कुछ सफलता के मायने समझते हैं तो मुझे लगता है उसका अंत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतना कुछ अगर आपके पास है कि आप सम्मान के साथ अपनी आजीविका पाते हुए अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए कुछ कर पाते हैं तो यही आपका एक सफल जीवन है। और एक बात, कहीं कुछ गलत होते हुए अगर आप देखें तो आप बोल पाते हैं। कई आदमी जबान रहने के बावजूद भी नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा आदमी इतना ही कर पाता है और इतना कर ले तो दुनिया बहुत शानदार हो जाए, वही सफल इंसान है। राइट। हाँ, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज बन रही है, क्योंकि आप भी यूपीएससी एस्पायरेंट रहे हैं तो आपसे मुझे लगता है कि सवाल कई जहाँ भी जाते होंगे आपसे पूछा जाता होगा। ये एक शब्द है उसमें, हाल फिलहाल में 12th फेल देखी हमने, टीवी वेब एस्पायरेंट देखा, इस तरीके की और भी वेब सीरीज या फिल्में आई हैं जो रिस्टार्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम 11वीं 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं या हम बीए कर रहे होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में फेल हुए, ठीक है फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकेंड ईयर में फेल हुए तो हमें सेकेंड ईयर ही करना है, फर्स्ट ईयर वापस से नहीं करना है। जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है कि वापस से उसको यूपीएससी की अगर वो फाइनल इंटरव्यू में भी जाके फेल हो जाता है उसको फिर से प्री से जाके तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो ये समीकरण, इसमें जो आप स्टूडेंट के एंड पे देखें, जो तैयारी कर रहा है उसके एंड पे देखें, क्या होता है, क्या सोच होती है उसकी उस टाइम पे, किस तरीके से सिनेरियो को देख रहा होता है जो यूपीएससी एस्पायरेंट होता है? नहीं, वो तो कष्ट तो होता है। कष्ट होता है कि आप इंटरव्यू तक गए, वहाँ से फिर वापस आए, फिर सांप सीढ़ी का खेल है, फिर शून्य से शुरू करते हैं। लेकिन ये कष्ट सहानुभूति के लायक नहीं है। और इस कष्ट के लिए ऐसा नहीं कहा सकता कि परीक्षा का सिस्टम बदल देना चाहिए, है ना। ये उस परीक्षा का अपनी खूबसूरती है और उस परीक्षा की ज़रूरत है कि वो आपको अचानक से आओ शंभू आओ नौकरी ले लो आईएएस का। ये बच्चा बहुत तेज है सर, देखिए नहीं, बताओ तो यार भारत की राजधानी कहाँ है, बता दे, भारत आज़ाद कब हुआ, मतलब 50 क्वेश्चन पूछ के, है ना। कौन बड़ा करोड़पति थोड़ी है वो। तो वो कौन बनेगा करोड़पति भी जो है वो भी आपको अंत में ले आता है कि भाई इतने प्रश्न के बाद अगर नहीं होगा तो फिर 10,000 पे पहुंच जाएंगे। तो वो तो आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े अधिकारियों की श्रेणी में बनाने जा रहे हैं, वहाँ नौकरी देने जा रहे हैं। तो ये आपको अचक्के में बुला के और खटाक से वहाँ बिठा देने वाला तो प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, ये है कि सिलेबस को कितना कठिन बनाया गया, कितना व्यवहारिक बनाया गया, कितना अव्यवहारिक बना के रख दिया गया। अब भाषा के स्तर पर किस तरह से भेदभाव हो जाता है,
है ना, परीक्षा की प्रणाली में क्या कुछ दोष हैं, है ना, कि भाई कॉपी जांचने वाले किस तरह से जांच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं। हर बार हर 2 साल 3 साल के बाद सिलेबस में परिवर्तन हो जाता है कोई अस्थाई एक ढांचा बना दे जिस पर लड़के या लड़कियां अपनी तैयारी करें छात्र, है ना, ये सब पर बातें हो सकती हैं, लेकिन इस पे बात नहीं हो सकती कि हम इंटरव्यू तक गए, वहाँ वापस आ गए तो आओ भाई जो है कि चिंटू को पकड़ कर रो रहे। ये आप दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सहानुभूति नहीं पा सकते। वो एक बहुत बड़ी तैयारी है और अच्छी दुनिया पा लेते हैं आप सफल होने के बाद। आपने प्लान भी रखा था अपना जब आप यूपीएससी तैयारी कर रहे थे कि मुझे अब मैं लेखक बनूंगा या कुछ और बनूंगा अगर यहाँ पे नहीं होता है? नहीं, इतना हिसाबी किताबी आदमी हम लोग नहीं हैं, इतना गणित करके हम लोग नहीं निकलते हैं घर से। मेरे जैसे लाखों ऐसे लोग जो इतने हिसाबी तो नहीं होते हैं, लेकिन करते करते आपको पता हो जाता है कि मेरा फिर दूसरा रास्ता कहाँ जाना है। सबसे मज़े की बात है कि प्लान बी वो हमें सोचना है। आजकल क्या हो रहा है कि प्लान बी आप जब कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले दिन टीचर बताने लगता है कि अगर IAS नहीं हुआ तो प्लान बी रखना है, पटवारी का एग्ज़ाम दे देना है, ग्राम सेवक हो जाना है, रोजगार सेवक हो जाना है, उस पर भी ध्यान रखिए। जिद मत करिए कि बरहूँ शंभु न तरहूँ कुमारी, शादी करूंगी तो शंकर भगवान से, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। ये पार्वती का संकल्प मत लीजिए, आप व्यवहारिक बनिए। ये एक अजीब बात है कि भाई आपने फीस ले लिया 2.5 लाख प्लान ए का, ज्ञान दे रहे हैं प्लान बी पर कोचिंग वाले, है ना। तो प्लान बी जो है वो हमारा हो सकता है, हमारे माँ बाप का हो सकता है, हमारे दोस्त और शुभचिंतकों के द्वारा बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ प्लान ए का 2.5 लाख लेके 3 लाख लेके क्लास में प्लान बी बताया जाता है। ये चकमा देने वाली बात है ना, गड़बड़ यहाँ है। तो हम लोग सब पढ़ते लिखते अपने आप पता चल जाता है कि हमें और कुछ भी करना चाहिए या रखना चाहिए हमारे दिमाग में। तो ये बहुत कुछ तौल कर बहुत हिसाब से करने वाली बात नहीं थी कि बहुत लेके चले थे। जब CSET का आंदोलन शुरू हुआ, है ना, उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमको अपने जमात यानी कि UPSC की तैयारी करने वाले लोगों की कहानी लिखनी चाहिए। तो जब कहानी लिखनी चाहिए तो पता चला ये तो एक पेशा भी है, लेखक होना, ये तो भाई एक प्रोफेशन है। फिर वहाँ से एक प्लान बन गया। तो वो अचानक से आया, इसके लिए कोई पहले से कोई माप तौल के कोई हिसाब लगा के बैठे नहीं थे। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा और है कि जिस तरीके से अभी फिल्मों की परिचर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से एस्पायरेंट्स पे और जो तैयारी करने वाले एग्जाम्स उस पर बन रही है फिल्में, ये आपने चूँकि एक रियल लाइफ भी जी है, आप रियल लाइफ भी देखिए, आपने रियल लाइफ भी देखी, आपने फिल्में या वेब सीरीज देखी होंगी, कितनी समानता है कितनी असमानता है? इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ऑब्वियसली डार्क हॉर्स में भी कुछ आगे पक्का बनेगा और आने वाला भी होगा, आपका डिस्कशन भी चल रहा होगा। तो इस तरीके की जो कहानियाँ आगे आती हैं, 2 चीज़ें हैं, एक तो कितनी समानता है, दूसरा ये कितना हेल्पफुल होती है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या इस समय एस्पायरेंट्स हैं। नहीं, ये समानता तो रहती है। आजकल जो भी कहानियां आ रही हैं उसमें जो आज दुनिया ही बदल गई है फिल्मों की। जब छोटे छोटे शहर कस्बों के लोग, गांव के लोग जब फिल्म मेकिंग में आ गए ना, तो बहुत प्रमाणिक तौर पे वो डायरेक्टर को कान में जाकर बोल देते हैं, सर ये बकैती हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे मार नहीं सकता है उसको, क्योंकि वो प्रतिभा है, उसके संवाद से फिल्म चलनी है, तो वो हाथ नहीं झटक सकता है। तो आजकल प्रमाणिक तो हो गया है। तो चाहे वो एस्पिरेंट हो चाहे 12th फेल हो, वहाँ जो दिखाया गया आप उसको एकदम कल्पना की दुनिया नहीं कर सकते हैं, जो कि अक्सर फिल्मों में होता है ना। वो एकदम कल्पना लोक नहीं है, वो दक्षिण भारत की फिल्में नहीं है कि वो रजनीकांत जो है कि जीभ से जो है कि वो कारतूस को 2 टुकड़ा कर दें, है ना, चाट के, है ना। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर होती हैं, लेकिन हेल्पफुल ये परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल नहीं हो सकता, वो बहुत हल्की बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आप उस दुनिया का दर्शन कर सकते हैं, उसके रोमांच से थोड़ा परिचित हो सकते हैं, उसके संतरास से भी थोड़ा सा परिचित हो सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आप उसको छू के देख सकते हैं, भोग नहीं सकते हैं। वो भोगा हुआ यथार्थ जो है वो आप फिल्मों से नहीं समझ सकते हैं। ये भी नहीं समझ सकते हैं कि वहाँ पर जाके कोचिंग में फंस जाएंगे या निकल जाएंगे, या ये अच्छा कोचिंग है या वो खराब कोचिंग है। ये अगर आपको जिस दिन फिल्म बताने लगेगा, आप ये सब परीक्षा उरीक्षा तैयारी मत कीजिए, फिर फिल्म निर्माण ही कीजिए, है ना। तो फिल्में आपकी मार्गदर्शिका नहीं हो सकती UPSC की तैयारी में, नौकरी की तैयारी में। हाँ, वो दुनिया दिखा सकती है एक बाइस्कोप में। जैसे हम लोग बचपन में 8 आना दे के अपने गांव में ही बॉम्बे का ताज होटल देख लेते थे और कुतुब मीनार देख लेते थे दिल्ली का, ठीक है ना। ये वही बाइस्कोप है। तो बाइस्कोप में देखी गए चित्र को महसूस जितना कर सकते हैं और जितना आप उसको जितना मजा या जितना आपको वो दे सकता है, उतना ही फिल्म आपको देती है। अच्छा, आपका एक नया रूप आजकल हम लोग देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं। आप लिख भी रहे हैं, लिखने के साथ साथ बहुत सारे आपने
अपने गाने भी लोगों तक पहुंचाए हैं। तो क्या प्लान है आपका आगे सिंगिंग में कुछ आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं या सिंगिंग में ही आगे बढ़ेगा? मतलब लिखने से ज़्यादा आपको सुनना लोगों तक, मतलब आप सुनेंगे लोग आपको? नहीं, लिखना हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये बेईमानी होगी मेरे पाठकों के साथ। जब हिंदी की दुनिया में लोग 500 किताब पर उसी को हिंदी की दुनिया समझते थे, 1000-2000 की बिक्री को बेस्ट सेलर बोलते थे, 5000 वाले को भारत का सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य लेखक मान लेते थे कि इनकी 5000 किताबों में से 500 जनता पाठक के पास गई, 4500 इनकी हमने लाइब्रेरी में लगा दी। तो ये जो है कि महाभारत के अर्जुन है। उस हिंदी की दुनिया में हम लोग को लाखों पाठक मिले हैं। ये पाठकों का उपकार है कि वो हमें पढ़ते हैं। इसलिए उपकार है कि वो कम से कम ये पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं कि ये लोग क्या लिखेंगे या नए लोग क्या लिखेंगे। वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मूल्यांकन करते हैं। तो जहाँ आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हिंदी के पाठकों ने, इतनी बड़ी दुनिया दी, इतना बड़ा वृत्त दिया पाठकीयता का, वहाँ पर आप अगर कहेंगे कि मैं लेखन को अब सोचता हूँ कि थोड़ा पीछे रखूँ, कुछ और करूँ, तो ये बेईमानी होगी। एक अवसर मिला है, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस अवसर को बड़े मंच के तौर पे बदलने वाली बात है और उसको बदलना चाहिए। हम लोग जो कुछ लेखक निकल के आए हैं जिनको लाखों पाठक मिल रहे हैं, तो ये हमेशा से मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और गाना मेरी रुचि का मसला है। गाना मैंने सीखा नहीं है किताब बेचने के लिए कि मैं मेरे किताबों में भी गीत होते हैं, उसको मैं गाता हूँ, है ना, और उसको फिर मंचों पर भी निभाता हूँ। तो ये एक ऊपर वाले की देन है। थोड़ा बहुत जो हुनर मिला है तो वो करता हूँ। बिल्कुल। अभी चूँकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, हम नीलोत्पल मृणाल एज ए लेखक आगे बात करेंगे। इस परिचर्चा को हम थोड़ा यहाँ पे एक आखिरी प्रश्न में आपसे, मतलब मेरी जिज्ञासा में जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि लेखक क्या होता है, समाज दिखाता है अपनी किताबों के जरिए। और आजकल देश में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो चाहे भारत और इंडिया मतलब का एक डिस्कशन उन्होंने दूसरे लेवल पे पहुँचा दिया है। राजनीति पे इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि एक दल को एक सिंगल दल का पूरा देश बनता चला जा रहा है। लोकतंत्र में केवल एक ही दल बचेगा, ऐसा लगता है अगर इस तरीके से चलता रहा तो। लेखक नीलोत्पल मृणाल आज की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? आपके सवाल के साथ आप जवाब भी देते गए, है ना। मुझे तो कुछ कहने की शायद ज़रूरत ही इसमें नहीं है। आपने जो सवाल पूछा और दोनों का जवाब आपने खुद दे दिया कि किस तरह से एक बंजर बहस को हम मुख्य धारा का मुद्दा बना देते हैं और किस तरह से एक रूपी, एक मुखी लोकतंत्र या एक मुखी जनतंत्र या एक मुखी चुनावी माहौल होता जा रहा है। तो ये हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। और आप इसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, अगर आप इसके पक्ष के भी लोग हैं तो भी ये याद रखिए कि लोकतंत्र के लिए घातक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लोकसभा में खड़ा होते थे और अगर उनके सामने कोई लोहिया या उनके सामने कोई अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते तो भारत का लोकतंत्र तो तभी खंडित हो जाता, है ना। तो आज भी जो शक्तियां सामने खड़ी हैं, अगर उसके सामने कोई विपक्ष नहीं खड़ा होगा मजबूती से, फिर से कोई लोहिया नहीं खड़ा होगा, फिर से कोई वाजपेयी अगर नहीं आएंगे, है ना, तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम एक दीर्घजीवी लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं। वो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, निश्चित रूप से। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि आज के लेखक दो चीज़ें बेसिकली कि पढ़ने से ज़्यादा ना लिखने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट भाग रहा है, जो भी आज का एक बृहद जो संख्या है, बड़ी संख्या है कि 99% लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लिख दें, पहले पढ़ें बाद में लिखना ज़्यादा क्वांटिटी में लिखना है। अब क्या क्वालिटी है पढ़ने की या क्वांटिटी क्या आपके पढ़ने की, वो नहीं है, बड़ी नहीं है। आपने ये किताब 9 दिनों में लिखी, सबके अंदर जिज्ञासा रहती है, सबके अंदर होड़ लग गई कि कोई भी लेखक, जानने की भी जिज्ञासा रहती है कोई भी लेखक 9 दिनों में किताब कैसे लिख सकता है। उस पर अगर आप कुछ नज़र डाल पाएँ। नहीं, इसको पूरे वो में देखें हम कि पहली किताब 9 दिनों में लिख दी, दूसरी 4 साल में लिखी। कहने का मतलब ये है कि जो पहले किताब थी उसका जो जीवन था वो मेरा जीवन था, वर्तमान का भोगा गया जीवन, जो मेरे मन मस्तिष्क में रोज चल रहा था। एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मैं भूख हड़ताल पे बैठा और उसके बाद वो चीज़ें जमा होने लगी। फिर जब वो हड़ताल जब खत्म हुआ, वो अनशन, जब वो आंदोलन खत्म हुआ, जब सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, जब उसमें हम लोग सफल हो गए, है ना, उस आंदोलन को करने के बाद उसके परिणाम जब सकारात्मक आए, तो फिर लगने लगा कि जो चीज़ें मेरे जीवन में जमा है
उसको मैं बतौर लेखक एक किताब के तौर पे उसको लेके आऊँगा, हम्म। क्योंकि मैं इस तरह से इमोशनली जुड़ गया था, लड़ाइयाँ लड़ी तो वो आसपास दिख रहा था, है ना। तो वही 25 गज का कमरा जो है वो 9 दिनों में मैंने उतार दिया। ऐसा नहीं कि 9 दिनों में कहानी सोची, 9 दिनों में ऑब्जर्व किया और 9 दिनों में उतार दिया, नहीं है। वो पूरा एक 10 साल चल रहा है दिमाग में, है ना। और 10 साल में आपने जो देखा उसको आपको सिर्फ जो है कि उतारना था। दूसरी किताब लिखने में 4 साल लगे, 10 साल लगे उस किताब की कहानी गढ़ने में 9 दिन उसको उतारने में लगे। आप उसको ये कहे कि मैंने लिख दिया, मैंने सोचा नहीं 9 दिनों में ना। और ये हड़बड़ी करना भी नहीं, किसी को रिकॉर्ड नहीं बनाना है, ये पीटी उषा थोड़ी होना है, इतना सेकंड में हमको जो है कि मेडल जीतना है दौड़ का, ये सब करना ही नहीं है। मैंने एक संयोग में, और कभी कभी कुछ संयोग हो जाता है तो मैंने कर दिया। लेकिन कहने का बात है कि वो तो 5 साल 10 साल 7 साल 8 साल चल रहा था वो कहानी। 10 साल तो नहीं, तभी मेरे आया 7 साल 6 साल हो गया था, तो हाँ 4 साल 5 साल हो गया था, तो 5 साल कहानी चल रही थी दिमाग में। और दूसरी बात है कि मैं तो मंचों पर परफॉर्म कर रहा था मुखर्जी नगर के सारे हालातों को। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ लोग कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं ना, ये मैं कर रहा था, अपने दोस्तों के बीच में कर रहा था, रोज बोलता था। चाय दुकान पर मैं आधी किताब बोल चुका, डार्क हॉर्स तो मैं चाय दुकान पर बोल चुका हूँ। पूरा डार्क हॉर्स जो है लिखने से पहले मैं भूंजा खाते वक्त और चाय पीते वक्त बोल चुका हूँ ना, मुझे मुझे नहीं है, तो इसलिए मैं 9 दिनों में उसे कर पाया। दूसरी किताब लिखने में मैंने 4 साल लिया, जबकि मैं उस कहानी का भी हिस्सा हूँ, अवघड़ एक गांव का हिस्सा हूँ, गांव की राजनीति का हिस्सा हूँ, गांव का सब। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक लेखक के तौर पे ऑब्जर्वेशन का तरीका बदलना चाहिए, प्रिजर्व भी करना होगा ना, जमा करना होगा। अभी आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, यहाँ से निकलिएगा, मेट्रो तक जाइएगा, कुछ भी देखिएगा, आप ऑब्जर्व तो कर लीजिएगा, उसको उसकी अनुभूति तो कर लीजिएगा, फिर घर तक जाते उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दूसरी नई चीज़ आ जाएगी। बतौर लेखक आपको क्या करना है, जो आपने अनुभूति की उसको झोला में रख लिए, फिर यही अभ्यास और यही सावधानी, सजगता, सावधानी से ज़्यादा सजग होना, कि जो भी अनुभूति कर रहे हैं उसको हम कहीं जमा तो रख ले रहे हैं, और जमा कहाँ रख ले रहे हैं, दिमाग के दराज में। वो मैंने फिर किया दूसरी किताब में, तो 4 साल लगा दराज भरने में, फिर मैंने किताब लिखी। अच्छा, एक जिज्ञासा और है कि आप उस समय एक लेखक के रूप में, अभी ठीक है अवघड़ के लिए आपको आसानी से पब्लिकेशन हाउस मिल गया, बट जब आपने डार्क हॉर्स की कहानी गढ़ी, कहानी लिखी, तो एक अप्रोच क्या था? ये भी संघर्ष है आज के लेखकों का कि अच्छे, एक तो कहानी अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छे पब्लिशर्स मिलेंगे, अच्छे पब्लिकेशन हाउसेस मिलेंगे। तो उस वक्त पे आपका अप्रोच क्या था? किस तरीके से आप शैलेश जी से और हिंदी युग में तक पहुँचे, या वो आप तक पहुँचे? देखिए, मैं बहुत काम की बात बता देता हूँ युवाओं के लिए। पब्लिशिंग, मुझे भी कई मैसेज आते हैं, मुझे किताब छपवाना है, कैसे छपूँ, कैसे छपूँ, कैसे, ये कथक नृत्य नहीं है, कैसे करूँ, कहाँ जाकर सीखूँ। छपना कोई बड़ी बात अब नहीं है, ये बात मैं 20-25 प्रकाशकों तक घूम के नहीं छपने के बाद आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आज के टाइम में छपना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको अगर बहुत छपने का हुलिया रहा है मन, इतने छप ही जाए, देखते हैं। अगर आप साहित्य का फैजल खां बनना, नहीं हमारे बाबा बोलते थे मैं लिखूंगा, फिर पापा भी नहीं लिख पाए, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, छपेगा रे तेरा फैजल। तो अगर आपको साहित्य का फैजल खां बनना है, सबका छपेगा रे, तेरा भी 4 पेज, पापा तेरा भी, दादा का भी 4 पेज, नाना का भी लगाएगा इसमें रे 4 पेज, और छप जाएगा। तो भैया 25-30-40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया लिख जाइए, कहीं भी छप जाइए, कोई भी छाप देगा। मेरा कहना ये है, अब छपना बड़ी बात नहीं है, ये कोई संघर्ष नहीं है। मैं मेरे अंदर प्रेमचंद बैठा है, आगे देखिए यहाँ फुदक रहा है, लेकिन मुझे कोई छाप नहीं रहा है, ये सब नहीं चलेगा। मुझे डार्क हॉर्स छपने के बाद यही पता चला, प्रकाशक आपको कुछ नहीं बना सकता, ब्रांड कोई महत्व नहीं रखता सोशल मीडिया के दौर में, कोई महत्व नहीं रखता। मेरी पहली किताब जिस प्रकाशक से आई थी, वो उसकी पहली किताब थी, मेरी पहली किताब थी, ठीक है। उस प्रकाशक का नाम केवल मैं जानता हूँ, डार्क हॉर्स का कोई पाठक नहीं जान रहा है। वही पाठक जान रहा है जिसके पास पहले संस्करण का 500 किताब था, वो भी पलट के देखेगा तब। शब्दारंभ, मेरे मित्र हैं कृष्णकांत, उन्होंने पहला प्रकाशन अपना लाया और उससे मेरी पहली किताब आई। अच्छा, उन्होंने मुझको छापा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, उसके बाद भी डार्क हॉर्स अपने मुकाम तक पहुंची, फिर वो हिंदी युग तक आई। लेकिन हिंदी युग तक जब आई, तो आप अभी भी कहेंगे हिंदी के बड़े बड़े घराने हैं प्रकाशन के जगत में, कोई काम नहीं। मुझे आज भी मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं डालता। हिंद युग ने उस किताब को मिलियंस बेचा। अवघड़ आया, तीसरी किताब का तो 50,000 का संस्करण लाया। आप पूछिए जाके हिंदी में किसी प्रकाशक से कि उन्होंने पिछले 20 साल में किसी किताब का
50,000 का संस्करण लाया है नहीं लाया होगा। ठीक है ना, वो भी किसी युवा लेखक के, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि ब्रांड कोई महत्व नहीं रखता है। ये सब भ्रम निकाल दीजिए कि मैं इस पब्लिकेशन से छपूंगा तो मैं लेखक हो जाऊंगा, ये लोग मुझे पढ़ने लगेंगे। नहीं, सोशल मीडिया आ गया है, टुकड़ा लगाओ अपना, अंश लगाइए, या 5 पाठक भी खोज लीजिए पहले बार, वो 5 पाठक पागलों की तरह आपका प्रचारक हो जाएगा, वही आपका ब्रांड एम्बेसडर है, वही आपका जो है कि सलमान खान है, वही आपका अमिताभ बच्चन है, आपका पाठक वही आपको पहुंचाता है। तो ये पाठक बना रहा है हिंदी की दुनिया को। इसलिए यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में छपना। मुझे भी कई लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे भी पहले लगता था कि ब्रांड मिल जाएगा तो कमाल हो जाएगा, लेकिन संयोग ऐसा है कि वो एक नया प्रकाशक, नया लेखक आया और काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि किताबों की कहानियाँ अद्वितीय हैं, आपकी जो भी किताबें हैं उसको साहित्य अकेडमी मिला आपको। अगर आप इन किताबों के लेखक नहीं होते, आप पाठक होते, और आपको मुझे या किसी और भी पाठक को आपको सजेस्ट करना होता है कि 3 किताबें मेरी किताबें पढ़नी है, या मैंने ये किताबें पढ़ी हैं आप भी पढ़ो, तो क्या कारण होते हैं, वो क्यों पढ़नी चाहिए अगले पाठक को? पहले तो अगर मुझे ये कहना होता कि मैंने 3 किताब लिखी हैं, तो मुझे अगर ये कहना होता कि इस किताबों को पढ़ो, तो मैं 2 किताब के बारे में सजेशन देता कि आप अवघड़ और यार जादूगर पढ़ लो। डार्क हॉर्स के बारे में नहीं कहता, क्योंकि डार्क हॉर्स के बारे में कोई भी कह देगा पढ़ लो मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पहले कि मैं अपनी ही किताब में आपको बोलता कि अवघड़ पढ़ लो, वो पढ़ने के बाद फिर पूछता कि इसकी और कोई किताब है क्या, तो मैं बोलता है ये किताब उससे थोड़ी पतली है यार जादूगर, वो थोड़ा पढ़ लो, बस ये मेरा। दूसरा, वो इसलिए भी पढ़ना चाहिए, एक बात है कि हिंदी के दुनिया में युवाओं को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, उसको तोड़ने के लिए पढ़ना चाहिए। पहली बात कि नए लेखकों के पास कथानक नहीं है, नए लेखक कॉलेज पे लिख रहे हैं, नए लेखक जो है कि केवल प्रेम पर लिख रहे हैं। ये भ्रामक दुष्प्रचार तोड़ने के लिए मेरी किताब आपको मैं कहता कि अवघड़ पढ़ो और यार जादूगर पढ़ो। दूसरी बात, लेखक पढ़ के नहीं लिखता है, पढ़ता नहीं है, जो आपने अभी शुरू में कहा ना वो हड़बड़ी में लिखता है। इसके लिए मैं कहता कि आप जाके यार जादूगर पढ़ो, वहाँ लेखक जो कह रहा है गाँव की भाषा में, है ना, वो निहिलिज्म पर बोल रहा है, वहाँ पे वो गीता बोल रहा है, उपनिषद पे बोल रहा है, लेकिन वो बोल को ना फुलेसर पासवान के नहीं लगा के बात कर रहा है, ठीक है ना। वो आत्मा पे, मृत्यु पे बात कर रहा है। ये वही युवा जो जींस पहना है पेपे का, आपके साथ का ही, ठीक है ना। और वहाँ वो खैनी रटा के गांव के पात्र उस पर बात कर रहे हैं बहुत सरल तरीके से, ठीक है ना। यानी दार्शनिकता की गांठ को खोल के उसको साहित्य बना के फिर उपन्यास में डाला गया है, वो सब संवाद वहाँ निकल के आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भाई फुलेसर पासवान को पता चलता है, वो क्या बोलते हैं यार जादूगर में कि ये हम रोज़ बेटा मांगने आते हैं भगवान से, पता चल रहा है कि वो जादूगर है, वो मरा हुआ आदमी को जिंदा कर देता है, तो यहाँ काहे माथा पटक रहे हैं, उसी के पास डायरेक्ट काहे नहीं चल जाते हैं। तो वहाँ लेखक लिखता है कि ईश्वर दूसरी बार मरा, पहली बार नीत्शे के पास मरा था जब उसने कहा कि ईश्वर मर चुका है। फुलेसर पासवान ने दूसरी बार घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है, ये कह रहा है पत्थर मूर्ति सब काहे मांगेंगे। और फिर वहाँ कितना बड़ा नास्तिकता उसके अंदर आ गई क्यों कोई, और अंत में जाते जाते तक फुलेसर पासवान भी मानता है कि कुछ है प्रकृति में ताकत, भाग्य भी कोई चीज़ है, ईश्वर है। यानी कि आस्तिकता नास्तिकता के बीच का द्वंद्व आप उस पर लिख रहे हैं। इसके लिए भी आपको पढ़ाना चाहिए कि भाई पढ़ के भी कोई लिखता है। दूसरी बात है कथानक के लिए पढ़ाना चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है भाषा के लिए, आंख मूंद के जो लड़का बेचारा जीन्स पहना है, टी शर्ट पहन के हिंदी में लेखन कर रहा है, मतलब मनहूस जैसा नहीं लग रहा है, अभी 10-20 बाल बचे हुए हैं, मोटा चश्मा अभी नहीं पहना है, झुक के भी नहीं चल रहा है, पुरस्कार समारोह में नारियल पकड़ के ऐसे हाथ जिसका नहीं हिल रहा है, गर्मी में जून जुलाई में जिसने सम्मान स्वरूप चादर ओढ़ के जुलपुत्ती नहीं उठ गया देह में, वैसे लोग माना जाता है ये लोग क्या लिख रहे हैं, इन लोगों के पास भाषा नहीं है अच्छी, है ना। जो गेंदा का माला नहीं लाद लिया है सम्मान समारोह में, उसको माना जाता है कि इसके पास भाषा नहीं है। भाषा के लिए पढ़ना चाहिए। एक नंबर का जो झूठ चल रहा है बाजार में कि ये लोग सोशल मीडिया में नए लड़के अंग्रेजी मिलावट हिंदी लिखते हैं, बोलचाल की भाषा लिखते हैं। क्या होता है बोलचाल की भाषा? प्रेमचंद की हिंदी आप जब पढ़ के आते हैं, लाइए प्रेमचंद का कोई कहीं से उठाइए, इंटरनेट पे आपके पास अभी रखा हुआ गूगल पे, कोई आप गोदान का कोई भी एक अंश उठाइए, 5 लाइन पढ़ के दिखाइए, वो कौन सी भाषा है? जो धनिया बोल रही है कौन सी भाषा है? जो गोबर बोल रहा है कौन सी भाषा है? जो होरी बोल रहा है कौन सी भाषा है? और जब प्रेमचंद बोलते हैं अपनी बात, वो किस भाषा में बोल रहे हैं? ये सब जो एक तरह का परपंच रचा गया है नए लिखने वालों के खिलाफ, उसको तोड़ने के लिए भी पढ़ना चाहिए। जब आप अवघड़ पूरा पढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि यही भाषा तो थी यार, कहाँ कौन सा अंग्रेजी ना हिंदी है ये,
कहाँ है यार जादूगर में अंग्रेजी था हिंदी? यहाँ तक कि डार्क हॉर्स में भी नहीं है। इसलिए नहीं है भाई, अब वो यूपीएससी की तैयारी करने जो लड़का आया है, वो पात्र अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके मुंह से अंग्रेजी तो निकलेगा कि नहीं? वो यूपीएससी से करवाने आए हैं हम। संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य का वो लेने आता तो वो संस्कृत में बोलता है। अगर वो बनारस का विद्यार्थी काशी विद्यापीठ का होता तो उससे मैं संस्कृत भी बोलवाता उसी से। यही बात है, इन सब कारणों से पढ़ाना चाहिए। ये एक और चीज जरूरी है कि आज के दिन में क्या है जो आपको लेखक बने रहने के लिए मोटिवेट करता है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो लेखक की उसमें लिस्ट में टू डू में होती हैं कि उनको साहित्य अकेडमी मिलना चाहिए, उनकी इतनी कॉपियाँ बिकनी चाहिए, वो सब मुझे लगा टिक हो चुके हैं आपके। अब क्या मोटिवेशन रहता है आपके लिए कि आपको लिखना है, लिखना जारी रखना है? अच्छा, मुझे एक जी आपको जी इतना पाठक मैं जैसे देखता हूँ हिंदी में 10 लाख पाठक कहाँ हैं, तो मैं देखता हूँ अरे यार तो मुझे मिल गए, मुझे लिखना होगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन ही नहीं, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। और कितना महत्वपूर्ण बात है और कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप अभी किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में आप चल जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी का कौन सा लेखक बैठ के 10 लाख पाठक की बात कर रहा है? भाई नहीं कर रहा है। और एक आदमी बोलता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बगल में रो रहा है, हिंदी में पठनीयता नहीं है। अब बीच में मॉडरेटर दोनों को माइक दे देता है, इधर से रोलवाता है, इधर से गुदगुदवाता है, और सही बात नहीं पहुंच पा रही है। तो कहाँ से नया आदमी लिखने के लिए प्रेरित होगा? मेरा मोटिवेशन जो है यही है भाई, लाखों पाठक हैं, लाखों पाठक हैं हिंदी में। इंटरनेट ने किताब की पहुंच को जब सुलभ किया गांव देहात में, तो किताब बिकने लगा भाई। इंटरनेट ने, किंडल की औकात नहीं है कि वो पन्नों का संहार कर देगा और किताब जो है कि चलन से बाहर हो जाएगा, नहीं होगा। इंटरनेट आने के कारण किताब की बिक्री बढ़ी। कारण क्या है? आपने कुछ इंटरनेट पर पढ़ लिया, किताब का कोई अंश पढ़ लिया, या टेलीग्राम पर जो आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो किताबें आ रही हैं है ना, जो पायरेटेड जो कॉपी आ रही है, वो भी पढ़ लिया। आपको अगर किताब अच्छा लग गया, कहीं वो किताब दिखेगा आप उठा लेके खरीद लोगे, पुस्तक मेला से खरीद लोगे, कहीं भी आप खरीद लोगे। मेरी तो किताब का पायरेटेड कॉपी मिल रहा है किताब का, मैं इससे परेशान हूँ, है ना। तो ठीक है, पाठक तक पहुँच रहा है। तो मैं कहने का मतलब है कि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि भाई वो पीढ़ी जिसके लेखकों को लाखों पाठक मिले, अब उसको लिखने के लिए और क्या चाहिए? लाखों पाठक का एक और मतलब होता है रॉयल्टी भी। बिल्कुल। अगर आप बोलें कि नहीं आपकी बात तो थोड़ी आदर्शवादी है नीलोत्पल भाई, तो मैं आपको इसका व्यवहारिक पक्ष भी बताता हूँ। लाखों पाठक का मतलब रॉयल्टी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रोटी खाने लायक तो हौसला दे देता है पाठक ही, कोई दिक्कत है नहीं। और जो है जूता मोजा पहन के अंडी बंडी चश्मा लगाने का जो है वो कभी सम्मेलन दे देगा। खाने पीने और एक बार कपड़ा लता बढ़िया से पहना तो आपको, और जो मिडिल क्लास गाड़ी होता है वो तो आपको पाठक हिंदी का चढ़ा दे रहा है लेखक को। इससे ज़्यादा कुछ अगर मन में आए हुए तो फिर कभी सम्मेलन कर देगा, कविता कर देती है। कहने का मतलब है हिंदी के लिए दुनिया, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे सुनने वालों ने और हमारे पढ़ने वाले पाठकों ने बहुत हौसला दिया है, बहुत भरोसा दिया है। ये आपने कवि सम्मेलन की बात की, तो चूँकि मैं आपसे थोड़ा ये जानना भी चाहता हूँ कि आज के जो मंची कवि सम्मेलन है, थोड़ा डिफरेंस आप बता पाएँ। जो पहले भी हम सुनते थे, अभी हम उसके हिस्से होते हैं, आप उसके हिस्सा होते हैं अभी। एक चीज़ तो इसमें, दूसरा आज के जो लिटरेचर फेस्टिवल्स चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? साहित्य को आगे बढ़ाने में जो एक डेफिनेशन होता है कि हम साहित्य का निर्माण करने में या साहित्य को उसका संवर्धन करने में हम काम कर रहे हैं, साहित्य को सजे हुए रखने में हम काम कर रहे हैं, है ना। जो एक मेला है, एक्चुअली आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मेला लगा हुआ है, कि हम नवंबर दिसंबर में ही बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में 1000 से ज़्यादा फेस्टिवल्स हुए होंगे, लिटरेचर फेस्टिवल्स। तो कितना एक साहित्य का संवर्धन करने में, आगे पहुँचाने में, या साहित्यकारों को आगे पहुँचाने में सहायक होते हैं? देखिए, जब मैं कहता हूँ कि युवा पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि मुझे कई, मतलब ये 30-40% ऐसे लोग मिलते हैं, 50 भी कह दीजिए, आधा आधी, जो कहते हैं मैंने आपकी किताब पढ़ी, ये मेरी पहली हिंदी किताब थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने दिव्य प्रकाश दुबे की एक मसाला चाय पढ़ी, या मैंने वो क्या कहते हैं कि आशीष चौधरी की कुल्फी कैपेचिनो पढ़ ली। अगर वो ये कहता है वो मेरी पहली किताब है, तब मैं कैपेचिनो पढ़ के तब मैं आपके पास आया, है ना। मैं मुसाफिर कैफे पढ़ा, तब मैं नीलोत्पल जी मैंने डार्क हॉर्स पढ़ा। वो कहता है वो पहली किताब। तो इसका मतलब वो कहाँ से तक पहुँचा? तो मेरा कहना ये है कि लिटरेचर फेस्टिवल हो
या इंटरनेट की दुनिया पर ये जो साहित्य की जो चीज़ें चल रही है, ये कोई पीछे नहीं ले जा रही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे लें, इस पर विचार भले कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी कैसे हो, इस पर आप बात कर सकते हैं, वो कितना ज़्यादा सार्थक हो, लेकिन ये होना बहुत आवश्यक है। और इसके होने से माहौल बदला है। वो लड़के जो सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे हैं, वो देखते हैं कि बड़ा उलक्का फुलक्का लगा है ना, कुछ अजीब तरह का आदमी झूल रहा है जिसका कार्टून बना है, जिसको पहचान नहीं रहा, बाद में पता चलता है कि अच्छा ये प्रेमचंद थे। वहाँ पहुँचता है, लोगों से मिलता है, तो वो किताब उठा लेता है भाई, पढ़ने लगता है। किसी को सुन के पढ़ना लगता है कि ये आदमी ठीक बोल रहा है, जिसने कविता अच्छा सुना दिया, चलो इसका एक किताब भी है क्या, वही खुदा ही बोलता है हम किताब भी लिखते हैं, क्या उठा लो देख लो, है ना। तो 200-250-300 रुपया का जुआ नहीं है उसके लिए, वो ठीक है, तो वो पढ़ता है। कहने का मतलब है कि लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह ने साहित्य के लिए माहौल बनाया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फलदायी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक कैसे हो, और उसका एक व्यावसायिक पक्ष भी बनना चाहिए कि अगर लाखों हजारों लिट फेस्ट हो रहे हैं जिसमें करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है, लेकिन उससे लेखक बाहर है, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा अगर आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, मतलब कि आपने एक लिट फेस्ट किया, उसमें आपने 30 लाख रुपए खर्च किए, हवाई जहाज वाले को पैसा दिया, कुर्सी वाले को पैसा दिया, टेंट वाले को पैसा दिया, माइक वाले को पैसा दिया, है ना, रसोइया को पैसा दिया जो खाना खिला रहा है, उधना फुदना लगाने वाले को दिया, मरकरी उरकरी बल्ब झूला वाले को दिया, सबको दिया। लेखक को बोला कि हे हुजूर दलित नारायण, आप सर आ जाते तो आपका जो है कि हम लोग आपको बुलाना चाहते थे और आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पेट में आपका जब दर्द उठेगा तो फिर आपको कुछ खिलाए पिलाएंगे भी, और फिर आपको भेज देंगे जहाँ से आप आए एकदम वहीं भेज देंगे, बीच में कुछ नहीं, कहीं स्टॉपेज नहीं। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल का मॉडल है, ये बदलना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे पता है कि अंग्रेजी के लोग हिंदी के भी लिट फेस्ट में आते हैं, तो वो भाई उनका एक व्यावसायिक पक्ष होता है। चुटकुला सुनाने अगर मुंबई से कोई आ जाता है तो वो अलग से पैसा लेता है, ठीक है ना। कोई लिट फेस्ट में अगर मान लीजिए नर्तक आ गया तो वो पैसा लेता है, कोई गायक आ गया तो वो लेता है। बेचारा लेखक खाली कोना कोना घूमता है जिसके नाम पर वो फेस्टिवल हो रहा है, तो लिटरेचर फेस्टिवल जिसके नाम पे आप वो कर रहे हैं, उसको आप क्या देते हैं, ये एक पक्ष हो सकता है। बाकी लिटरेचर फेस्टिवल से माहौल तो बनता है, ये भी जरूरी है कि लिटरेचर फेस्टिवल में खाली लेखक रहेंगे तो भाई हो सकता है कि आदमी भगा भी दें अपनी मनुष्यत से कई लोग, तो ये भी जरूरी है कि उसमें कला का और भी पक्ष शामिल होना चाहिए। तो आने चाहिए। मेरा कहना है कि एक जो आर्थिकी जो मिलती है उन लोगों को, अन्य कलाकारों को, लेखकों को भी मिलना चाहिए। कम दे ज़्यादा दे, कहाँ से शुरू करें वो तो उनके बजट के हिसाब से, लेकिन वो मिलना चाहिए। यही आप उसमें सुधार करिए। और दूसरा है कि लोगों की भागीदारी कैसे बढ़े। लेकिन ये बंद हो जाए या ये बेकार है, ये क्यों हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे तो क्या हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मतलब हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब मैं भी यूपी के बहुत रूरल एरिया से आता हूँ, तो जब हम जैसे मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी इन लोगों को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि अगर उनका बैकग्राउंड जब पता चलता है कि कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे, वो जो यात्रा ठीक है टफ होगी, संघर्ष रहा होगा, लेकिन यहाँ से निकले, मतलब हम लोगों जैसी ज़िंदगी थी बट वो पहुँचे वहाँ तक। आप सबसे मिलते हैं, आपके क्या अनुभव रहा है अगर पंकज त्रिपाठी से मिलने की बात करें तो? किस तरीके के इंसान है, क्या है पर्सनल लाइफ में? सबसे अच्छी बात है कि एक स्टार से मिली और आपको इंसान लगे। तो पंकज भैया जो है, मेरे मुँह से अभी भी त्रिपाठी नहीं निकल रहा है, पंकज भैया निकल रहा है, यही उस व्यक्ति की ताकत है। ये कि इतना सहज और इतने संभाव के साथ, इतनी भावना के साथ किसी से मिलना या किसी से बात करना कि वो आपको अपना लगने लगे, है ना। तो ये लोग उस मिट्टी से बने हुए लोग हैं जिसमें सीमेंट का अंश नहीं है, तो कहीं से भी कठोर नहीं है। मिट्टी आकार लेती है, आप मिट्टी को भी जब पका दें तो वो चट्टान से मुकाबला कर सकता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो मिट्टी की बनावट में भी तो मजबूती आ सकती है, इसके लिए पत्थर होना क्या जरूरी है ना। एक मुलायम तत्व जो है वो बन के चट्टान जब हो सकता है तो हम पत्थर क्यों हो। तो पंकज भैया जैसे लोग मिट्टी के वो बने हुए चमकते हुए सितारे हैं जिनको छूने के बाद हम महसूस करते हैं कि ये शीतल छाव है, यहाँ आप ये सीख सकते हैं एक अभिभावक के तौर पे। और उनकी यात्रा से तो आप निश्चित रूप से प्रेरित होते ही हैं कि कहाँ से चल के कहाँ तक कोई पहुँच सकता है। तो वो लोग इस तरह से प्रेरित करते हैं। डार्क हॉर्स में कुछ विजुअल्स में कुछ देखने को मिलेगा आगे? देखते हैं, खबरें सुनते रहते हैं। हाँ, खबरें चलती रहती हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं, तय नहीं है। मैं फिल्म निर्माण को लेके बहुत ज़्यादा खुद को उत्साहित नहीं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हिंदी के लेखक को इस मामले में ज़्यादा उत्साह दिखाना भी नहीं चाहिए।
बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेदारी का काम है उपन्यास लिखना या कहानी लिखना। फिल्म बन जाने पर आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी किताब पर फिल्म बन जाने के कारण उस लेखक को आज तक याद रखा गया है। आप मुझसे पूछेंगे प्रेमचंद की किस किताब पर फिल्म बना, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे कि रेणु की किस कहानी पर फिल्म बना, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। मैं क्या, बहुत लोग नहीं, लेकिन आप पूछेंगे कि गोदान क्या है, आप पूछेंगे कि कफन क्या है, पूछेंगे कि गबन क्या है, या छोटी कहानी ही पूछेंगे पूछ की रात, या आप पूछ देंगे कि नमक का दरोगा, या आप रेणु का मैला आंचल पूछेंगे तो उनकी पहचान है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लेखक हैं हिंदी के तो ये बहुत ज़्यादा ये उत्साह वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि दुनिया बदली है। इंटरनेट के रथ पर हम सब सवार हैं, 5G के रथ पर सवार हैं ना, तो चीज़ें वहाँ तक भी पहुँचेंगी, मुंबई तक भी पहुँचेंगी, तो कुछ बन ही जाएगा। जिनका बन गया वो भी बतौर लेखक ही जाने जा रहे हैं, उनको वो इतना तो नहीं उछल के गए कि आसमान में स्थापित हो गए, और नहीं जिनका बना वो नीचे पाताल में भी नहीं गए। कहने का मतलब है लिखना बहुत गंभीरता का काम है, खास करके हिंदी में लेखन, उपन्यास, कहानी, उसको बड़ी गंभीरता से करने की ज़रूरत है। आप जब लिख लें तो बनी हुई चीज़ों पर, लिखी हुई चीज़ों पर अगर कोई कुछ बनाता है तो ठीक है, लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक समय लगता था 3-4 साल पहले कि ये गजब हो जाएगा, जिस दिन ऐसा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ गजब नहीं हुआ। चीज़ें आई 10 दिन में उतर जा रही हैं, है ना, और वो हम लोग 2 से 3 सेकंड राइटर का नाम ब्लिंक करता है। अगर आप उसको रोक के नहीं देखा तो घर वालों को बता भी नहीं पाएगा कि मेरा कहानी है। ऐसे करके दावे रखना पड़ता है, रिमोटा कहना पड़ता है जरा सा मंटू खींचना, फोटो भेजेंगे चाचा को कि इसके राइटर हम ही हैं। ये क्या करना है यार, पूरी किताब दो, दुनिया याद रख रही है कि ये इसका लिखा गया किताब है। कितना ब्लिंक करेगा, भक्त से पकड़ के उतना फोटो खींच पाए, तो यही बात है। तो वो 1 सेकंड का ब्लिंक में फोटो कैप्चर करना और एक किताब के तौर पे मेज पर सदियों रखा जाना, टिका रहना, काम तो टिकाऊ ही है। कविशाला पे बात कर रहे हैं हम, कुछ अगर आपने नया लिखा है, कुछ भी, कोई कविता अगर आप सुना पाए तो। कविता मैं क्या सुनाऊँ, नया लिखा क्या, कभी तो जो है कि मैं सुनाता हूँ एक कविता। जी जी। अब माहौल फागुन चढ़ेगा, है ना, बसंत आएगा, तो आप जब झारखंड, खास करके छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में जाएंगे, पलास के जंगल होते हैं खिले हुए, तो पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो एक अजब तरह का चिड़चिड़ाहट होता है, लेकिन उसमें ना बहुत निराशा नहीं देता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा सा लगता है कि सब कुछ सूख गया है, थोड़ी सी उबासी होती है, लेकिन उस उबासी में भी एक उम्मीद होती है, है ना, और वो आपको, तो वहाँ से गीत निकल के आता है उदास मौसम, उदास नहीं होना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना, सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। और क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए, अरे गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ पूछना चाहते थे लोग? बिल्कुल सर, मैंने महाभोज पढ़ी थी मन्नू भंडारी की, तो उसमें वो 1979 में लिखी गई है। तो उसमें हम दास साहब को पढ़ते हैं जो CM बनते हैं बाद में, फिर विशेषर है, और जब बाद में आपकी अवगढ़ पढ़ी मैंने लगभग 1 साल पहले पढ़ी, तो उसमें मैं ये देखता हूँ जो विशेषर है, यानी कि जो दबा हुआ समाज है, वो पहले विशेषर अनपढ़ था, लेकिन अब आपका बिरंची पढ़ा लिखा हो गया है, मगर जो सवर्ण समाज है, जो अपने आप को उच्च समझ रहा है,
तो वो अपना शोषण करना क्यों नहीं छोड़ता? उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये दबा हुआ है और इसे मैं दबा सकता हूँ? अगर आपने अवघड़ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा बिरंची की जाति क्या है उसमें। बिरंची दलित। कहाँ उसमें लिखा गया? पूरी किताब में नहीं लिखा गया है। यही बात है। हाँ, परसेप्शन, धारणा आधारित निष्कर्ष, इसको तोड़ा है मैंने उस किताब में। कहीं पूरे किताब में ये संकेत नहीं है कि वो दलित है। उसके साथ जो हो रहा है वो आपको लग रहा है कि कमज़ोर है, इसलिए उसकी जाति डिसाइड कर दो। अभी अगर मैं कह दूं कि पंडित जी है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है मेरे साथ आधे पाठक मुझसे डी अटैच्ड हो जाएंगे, अरे यार ये अपनी जाति का नहीं निकला गुरु, किसके पक्ष में हम चले गए। हम तो इसके मौत पर झूठ मूठ का आंसू बहाए। इसीलिए मैंने उसका मोर्चा खुला छोड़ दिया, उस कैनवस को जाति का, क्योंकि हमारा समाज ऐसे ढांचे में बना है दोस्त, वो चाहे सवर्ण हो चाहे किसी भी जाति का हो, वो इस फ्रेम से बाहर नहीं सोचता है। देखिए आपने बिरंची की जाति सोची, बिरंची की नियति के बारे में नहीं सोचा, है ना। तो पहली बात है कि बिरंची के हमने उसमें जाति इसलिए लिखी नहीं। दूसरा बात कि शोषण जो है अब वो समर्ण की बपौती नहीं रही। वो कब थी बताता हूँ कब थी। वो तब थी जब हजारों साल पहले एक क्षत्रिय राजा था और उसके बगल में कमंडल लेके कोई पंडित जी मंत्री थे। ये झूठ नहीं चलेगा कि समाज में अब वही शोषण कर रहा है जो केवल जाति से सवर्ण हो। जिसके पास सत्ता हो वो शोषण करेगा, ठीक है। और सत्ता में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, आप देखते होंगे। एक सच ये, आप अभी यूट्यूब खोलिए, उसमें डालिए, मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे को जाति को गाली दे के गाना बना रहे हैं। एक कहता है कि पांडे की बेटी हो, वो कहता अहिरन के बेटी हो, एक कहता मैं पांडे जी का लड़का हूँ तुमको ऐसे कर दूंगा, तो कहता मैं अहिरान का लड़का हूँ तुमको ऐसे कर लूँगा। वो कोई भूमियार को ले गाना बना रहा है, कोई कुर्मी को ले गाना। इसका क्या मतलब है? जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। दूसरी बात, उस किताब में दिखाया गया, अवघड़ का अगर मैं संदर्भ ले लूँ तो उसमें एक दलित पात्र है जिसका जाति बताया गया पवित्र दास। उससे एक यादव भी उसी तरह से परहेज करता है जैसे एक पंडित का लड़का कर रहा है। एक तेली भी ठीक उसी तरह से परहेज कर रहा है जिस तरह से एक पंडित और ठाकुर कर रहा है। और एक मुसलमान भी उसी तरह से परहेज कर रहा है जिस तरह से एक पंडित कर रहा है। आप बताइए, छुआछूत केवल सवर्ण के दिमाग में कहाँ है? समाज में हर आदमी के दिमाग में चल रहा है। यहाँ तक कि दलितों में भी आप जाके पूछेंगे तो कहेगा कि हम नदी का उस पार वाले दलित से ब्याह नहीं करते हैं, वो लोग हमसे छोटे हैं, ये वाले हमारे वाले हैं, हम ये बड़े हैं। तो ये जो सोच है ये घर कर चुका है ऊपर से नीचे तक। हम रोज प्लास्टर करते हैं खाली ऊपर तक, ठीक है, रोज मसाला लगाओ फिर गिर रहा है। सवर्णवादी सोच भाई साहब नीचे से लेके ऊपर तक घून लगा हुआ है। तो अगर आप जैसे युवा, हम जैसे लिखने वालों की उस कहानी को भी पढ़ के उसका पड़ताल भी ठीक से अगर नहीं करेंगे, काम तो उस पर बाद में, तो फिर असफल हो जाएगा हम लोग का लिखना। तो ये है कि अब जो ये शोषण का मसला है, अभी सरकार बिहार में बदल गई। बिहार में सत्ता में कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हटा कौन? नीतीश कुमार। नहीं, और हटा कौन? तेजस्वी यादव, है ना। डिप्टी सीएम कौन बने? सम्राट चौधरी। तीनों की जाति क्या है? एक कुर्मी, एक कोयरी, एक यादव। सत्ता में, सत्ता जाएगा या आएगा, कौन किससे छीना, कौन किसको पटका, ये बंटवारा किस में होगा? उन्हीं में होगा। अब ये वो पंडित जी बीच में कोई प्रवक्ता होगा जो टीवी में हल्का बल्ला बोलेगा, कोई मुंह से निकल जाएगा, फिर सब बोलेगा कि सोच सामंती सवर्ण की। नहीं, ये सवर्णवादी, अगर आप उसको सोच को नाम दे दीजिए सवर्णवादी, ये हाँ ठीक है, लेकिन ये सोच कहाँ तक है? नीचे से लेके ऊपर तक लगा हुआ है। यानी सत्ता ही शोषक है, ताकत शोषण करता है। और जातीय घृणा जो है इस देश की ऐसी विडंबनापूर्ण सच्चाई है जो सब में है भाई। जातीय घृणा हर आदमी में घुसा हुआ है यहाँ पे, और हर जाति को लगता है कि मेरे नीचे कोई जाति है, हम उससे तो ऊपर हैं, तुमसे हो सकता है नीचे, तुमको गाली देकर देख लेंगे फिर, और नीचे वाला तुमसे नीचे है ही। तो ये समस्या, इसीलिए मैंने जो ए वर्सेस एक्स का लड़ाई दिखाया जाता है, सवर्ण वर्सेस दलित, अवघड़ में हर खांचा वर्सेस खांचा दिखाया गया है। कि सोचिए उसमें एक यादव करेक्टर है, कर्जा लेने जाता है पवित्र के पास, तो रात को उसको क्या बोलता है?
यार सब ठीक है वो बैजनाथ, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए लोगों को कि हम साला एक हरिजन से कर्जा लिए हैं। लोग क्या बोलेंगे, यादव जी कर्जा उससे लिया, अब कर्जा लेना है उसको, बाहर इज्जत भी ना चले जाए। इस तरह की बातें उस किताब में की गई हैं। पंडित जी को या ठाकुरन को गरियाने के लिए ये सोच के कि जातिवाद करता है तो कभी भी आप गाली दे सकते हैं। लेखक का काम नया पड़ताल भी करना है। हाँ, है ना, लेखक का काम नया पड़ताल भी करना है। एकदम से वो कमरा खोल के आपको दिखा देते हैं कि ये भी गंदा है, इसको साफ कर लो, जिसको आप पुश्तैनी मकान समझ के इसमें सोना रखा है, बंद किए हुए हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी बात है। सर दलित का जो आज के वक्त में जो मीनिंग है, जैसे कि आपने अपनी किताब में मेरा स्वरूप में लिखा है, तो दलित वो जो नीचे है, किसी दब गया, जो दब गया, और सवर्ण वो जो उठ गया, जो अपने आप यही आप निष्कर्ष पर पहुंच गए। हाँ, तो अब जो है वो स्वरूप बदल चुका है, लेकिन सवर्ण जो उड़ गया है वो क्यों नहीं छोड़ रहा आपसे दलित को शोषित करना? ताकत अगर आप किसी भी जाति का आदमी के पास है तो शोषण कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, सत्ता और ताकत शोषणवादी है, ताकत ही शोषणवादी है। आप किसी समझ रहे हैं ना, जिसके पास ताकत है, आप ही कह रहे वो उठ गया, तो जो उठ गया है वो कर रहा है। लेकिन बात ये भी है कि इसको एकदम से रिजिड होकर ये सोचना कि यही हो रहा है, फिर दिक्कत है। रवीश कुमार की जाति आप जान रहे हैं? रवीश कुमार भी नहीं जानता। जानिए, आप कैसे नहीं जानिएगा, हर कोई जानता है कि वो ब्राह्मण है। हाँ, तो आप बताइए, रवीश कुमार इस देश में दलितों की आवाज़, उनको मानते हैं दलित कि वो मेरी आवाज़ है? हाँ, वो बोलते हैं ना कि भाई दवा कुचला को हमने, वो उसकी आवाज़ है। इसके लिए रवीश ट्रोल होते हैं ना अपनी जाति के लोगों से, सवर्ण उसको गाली देते हैं कई जगह। तो रवीश कुमार भी इसी समाज का तो हिस्सा है ना, जो आपकी बात उठा रहे हैं। अभिसार शर्मा उठा रहा है, शर्मा ब्राह्मण है, बोलता है ना। तो हम ये हम कैसे धारणा एक बना लें, जो भी इसमें होगा वो ऐसा ही होगा? ऐसा भी नहीं है। मैंने केवल 2 उदाहरण इसलिए दिए, पॉपुलर उदाहरण है। तो मैं अपने गांव में भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ये बहुत पॉपुलर उदाहरण है, इसलिए इसको मैंने आपको दिया कि आप इस तरह भी सोच सकते हैं। उसको तो लोग अपना कुलद्रोही बोल रहा है, रवीश कुमार को तो लोग कहता है कि कुलद्रोही है। इसको तो ये ब्राह्मण में कुलंकार पैदा हो गया, ये बोल रहा है। फिर भी वो आदमी आपकी बात तो कर रहा है। वो आदमी ऐसे समय में उमर खालिद की जमानत की बात कर रहा है जहाँ पे कोई भी जो दिमागी आदमी होगा बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो आदमी बोल रहा है और इसके लिए गाली सुन रहा है। तो आप नहीं बोलिएगा कि सवर्ण में ऐसा आदमी भी पैदा हुआ है, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? इतना भी अगर उसको नहीं बोलिएगा तो कैसे कोई हिम्मत करेगा? सर हमारी सवर्ण की परिभाषा वही जो उड़ गया, तो उठ गया, उसमें सब आते हैं, उसमें फिर सब आते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला कि अच्छी बातचीत हुई। आखिरी में 2 चीज़ें कि आप एक तो कविशाला को किस तरीके से देखते हैं, और आगे आप कविशाला जो बिग जर्नी जो नया इनिशिएटिव है हमारा, किन दो लोगों को आप सुनना चाहेंगे इससे उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचे? बिल्कुल, देखिए कविशाला को मैंने जाना सोशल मीडिया से, है ना, और मुझे लगता है कि मैं आपके ऑनलाइन कार्यक्रमों में भी आया हूँ पहले भी। तो आप लोग जो कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो ज़मीन वहाँ जो लिटरेचर जो वहाँ हो रहा है, फेस्टिवल वो बढ़ा रहा है। दूसरा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जो वातावरण ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा सार्थक जो वातावरण है उसको बनाने में कविशाला की अपनी जो भूमिका है वो बहुत सशक्त तरीके से आगे बढ़ रही है ना। और अंकुर, आप विशेष तौर पर जो है कि मुझे बहुत मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर दिखते हैं, और मैं आज आप लोगों के ऑफिस आया हूं तो यहाँ भी देख रहा हूं कि आप किस तरह से आप लोग लगे हुए हैं बड़ी प्रतिबद्धता के साथ। तो एक तो आपको इस बात का साधुवाद और बधाई देता हूँ, और आगे आपके जो भी प्रयोजन है और आगे की जो योजना है वो फलीभूत हो और आप लोग सफल हों उसमें, और हिंदी को उसका प्रसार करने में आप उसको सफल हों, ये आपको शुभकामना देता हूँ। और मैं किन 2 लोगों को आगे सुनना चाहूँगा, तो मैं निश्चित रूप से मैं हिंदी के, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी यहाँ पर आएँ, दीप प्रकाश दुबे आए, है ना, हिंदी के साथी आए, कुछ मैं चाहूँगा लोक कलाकार आए, है ना, जिसको मैं सुनना यहाँ पे चाहूँ। उसमें मैं चाहूँगा कि बिहार का एक लोक गायक है, फिल्मों में गाता है, दीपक ठाकुर नाम, गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाया था, वैसे युवाओं की आवाज़ भी आप लोगों के माध्यम से जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, प्रयास करेंगे आगे। हमारी बातचीत हुई थी दिलीप पांडे से, आप जानते होंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने नॉर्मल बाद में बात हुई तो आपका नाम, चूँकि हम तो आपको मतलब उनके बिना बोले हम चाहते थे कि जब भी आपके पास वक्त होगा हम बातचीत करेंगे,
तो उनकी टॉप की 2 सूची में जब बात हुई तो सबसे पहले आपका नाम आया कि मैं नीलोत्पल जी को सुनना चाहूँगा। मैंने कहा बिल्कुल प्रयास करेंगे और आज उनकी ये बातचीत हम तक अरे पहुँचाएंगे, नहीं, सभी दर्शकों मैं तक तो पहुंचा पहुँचाएंगे। रहा हूँ कि दिलीप भैया जो हैं वो एक ऐसे नेता हैं जो आज के नेतागिरी का जो ढांचा, जो समाज में जो थीम है जिस पर लोग सोचते हैं, उससे इतर एक ऐसा आदमी जो वास्तव में जननेता हो। और मैं चूँकि उस इलाके में रहा हूँ, आज भी मेरा जुड़ाव है मुखर्जी नगर से, तो मैं देखता हूँ तिमारपुर का इलाका, वहाँ से वो विधायक है। तो एक ऐसा आदमी जो सच में है आम आदमी का नेता है, लोकप्रिय है और कवि हृदय, कला हृदयी है ना, और उस तरह भावना में सना हुआ आदमी। और कोरोना के टाइम में मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, हालांकि आप विषयांतर अगर आपको लगे तो भी मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम में मैं अपने गांव में बैठा था और मुखर्जी नगर के इलाके से मुझे जितने भी कॉल और फ़ोन आते थे कोरोना के टाइम में मदद के लिए, मैं सिर्फ एक आदमी को फ़ोन लगाता था दिल्ली में, वो दिलीप पांडे भैया को। और मतलब ऐसे ऐसे मामलों में उन्होंने मदद की और लोगों को निकाला, कई छात्रों की मदद की यहाँ पर। तो निश्चित रूप से भैया को शुभकामनाएं उनके राजनीतिक जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद उनको।